जी, गुड इवनिंग क्लास। सर। जी, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल सर। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ भाई, ठीक ठाक मज़ेदार। लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक 222-23 हमने पढ़ा था ना। यस सर। 221-22, ठीक है। 23, 24, 25, 25A। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब 228 और 228A देख लेते हैं, जो अक्सर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट धारा है। 228 बात कर रहा है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये कह रहा है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सासे अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना। ये 228 बात कर रहा है। ये कह रहा है whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। ये कह रहा है न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सासे अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना। जो कोई किसी लोक सेवक या उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकती है भाई, 6 माह तक की, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है शोभित, 228 समझ आया? जी सर, ये कंटेम्प्ट के सिमिलर है सर। जी 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 बिल्कुल। कंटेम्प्ट में ये सज़ा भी उसको दी जा सकती है 228 में, है ना, आईपीसी में अगर जाएं तो, ठीक है ना। कंटेम्प्ट और ये दोनों प्रोसीडिंग क्या सर, ये डबल जियोपार्डी ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को हिट नहीं करेंगे? देखिए, डबल जियोपार्डी का मतलब तो ये है कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जा रहा है। इज दैट सो? जी, आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 डबल जियोपार्डी की बात करता है। और न्याय की कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सासे अपमान 228 में आईपीसी में है। और उधर अगर कंटेम्प्ट की बात करें 2C में है सर। हाँ, तो आपका कहना यह है कि क्या उसको दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है, और दंडित अगर यदि उसे किया जा रहा है तो क्या वो डबल जियोपार्डी में आएगा? देखिए, कंटेम्प्ट वाला जो मामला है वो हाई कोर्ट डील करता है कंटेम्प्ट को, है नहीं। और यहाँ अगर कोई न्यायिक कार्रवाई अगर एक्चुअली ये 228 का मसला भी ऐसा ही है कि इसमें भी जो जुडिशल ऑफिसर है उसी को कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा। जी निश्चित सी बात है। तो सामान्यतः जुडिशल ऑफिसर इस बात से बचते हैं और वो सीधा सीधा क्या करते हैं, रेफर टू हाई कोर्ट कर देते हैं। कंटेम्प्ट का एक नोटिस बनाया और हाई कोर्ट को सूचित कर दिया। वहाँ जाना नहीं पड़ता सर, और वहाँ पे कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, ना कोई वारंट ट्रायल है। हाँ, वहाँ तो आपको आप पे चार्ज फ्रेम किया जाएगा, है ना, और आपसे। लेकिन सर मैं थोड़ा सा एक क्वेरी है मेरी, मतलब क्वेरी क्या, मतलब मेरा खुद का एक वो है इस पर स्टडी छोटी सी, शायद मुझे लगता है कि वो सही है, तो मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ सर। ये जो 228 है इसमें तो बात की गई है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब ये व्यक्ति विशेष के लिए है ना, व्यक्ति विशेष के लिए जी। और जो कंटेम्प्ट वाली बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो न्यायालय की अवमानना है, ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की या जुडिशियल ऑफिसर की।
हाँ, वो न्यायालय की अवमानना है। तो न्यायालय मतलब और एक जज तो दो अलग अलग चीज़ हुए ना, कोर्ट और जज तो हो सकता है या तो इस डिफरेंस की वजह से वो, और मेन तो शायद कॉज वही है जो आपने बताया है कि ये लोग खुद से लिटिगेशन में नहीं आना चाहते कि कहीं वारंट ट्रायल होगा, क्योंकि वारंट ट्रायल ये इसमें 6 मंथ्स है, तो समन कुछ भी है, ट्रायल है तो आना तो पड़ेगा टू बी एग्जामिन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर यहाँ आप इसमें कंप्लेनेंट बन गए तो आपको प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए आना ही पड़ेगा। जी जी। एक्चुअली हमारे यहाँ एक केस हुआ था बहुत पहले। एक वकील साहब ने जो है जज साहब को मारपीट कर दी थी उनके साथ, तो उन्होंने आईपीसी में भी मुकदमा लिखवाया है ना, जी और फिर वो कंटेम्प्ट का मैटर भी चला। तो वो हुआ क्या कि वो कंटेम्प्ट में तो वकील साहब को 42 दिन का कारावास हो गया था, जी जी। और वो जो आईपीसी का लिटिगेशन है वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ सर, मजिस्ट्रेट ट्रायल कहाँ पूरे होते हैं। हाँ, वो आए ही नहीं, फिर उसको बैकअप करने आए ही नहीं कभी, है ना। कई बार होता है सर, और बल्कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए तो 350 सीआरपीसी के नोटिस इशू होते रहते हैं, वो आना ही नहीं चाहते कोर्ट के सामने। हाँ, वो और 350 में है क्या, वो 100 रुपये का जुर्माना है शायद। हाँ सर, इसीलिए तो नहीं आते सीरियस। तो वो कह देंगे 1000 रुपये जमा कर ले, अगली 10 बार के भी अभी ले ले। है नहीं। तो चलिए, 228A जोड़ा गया है इसमें, है ना। और ये कब जोड़ा गया भाई? ये जोड़ा गया है सर, ये इसमें 1983 में। हाँ, इसमें ये बताया है कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एट्सेट्रा, कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण यदि करता है कोई, तो 228A का मामला बनेगा। इसमें कुछ धाराएं दी हुई हैं स्पेसिफिकली, ये महिलाओं से संबंधित धाराएं हैं नॉर्मली, रेप वगैरह का मसला है ये। तो रेप पीड़िता का नाम उजागर करेगा कोई, उसकी पहचान उजागर करेगा तो 228A का मामला बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट धारा है, इस पे प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा सकता है ना। तो ये कह रहा है, हुएवर प्रिंट्स और पब्लिशेस द नेम ऑफ एनी मैटर which may make known the identity of the person against whom an offence under section 376 and so on, ये 376 D, B और E तक जा रहा है। ये आप सेक्शन सब रेप से संबंधित सेक्शन है ये, है ना। जब इसको पढ़ेंगे रेप की धारा को तो इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बाकी इसमें बता दिया कि इज alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो ये कह रहा कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है पहचान हो सकती है, और जिसके विरुद्ध सच एंड सच सेक्शन, ये 376 से लेके पूरी एक सीरीज़ है, सारी रेप से संबंधित धाराएं हैं, किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है, किया गया पाया गया है तो मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आपने देखा होगा अक्सर रेप केस की जो पीड़िता हैं उनके नाम को छिपा के चला जाता है, चूँकि उनकी जो भाई उनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, फिर उनको पब्लिश किया जाए, उनका ओरिजिनल नाम पब्लिश किया जाए, उनकी पहचान। एक नया वर्ड है सर। हाँ, अब तो वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी मैंने पढ़ा है, जो नई वाली एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है मेरे पास। हाँ, तब पुरानी में तो नहीं है, वो पारेख साहब की या वो मोदी वाली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में नहीं है, लेकिन अभी है एक मेरे पास नई आई है। उसमें RTS एक वर्ड आया है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में भी कई बार जिक्र है उसका। वो है रेप ट्रॉमा सिंड्रोम करके, साइकोलॉजिकल टर्म है। तो उस RTS का जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट ने लाया था इसमें अपने जजमेंट्स में, क्योंकि मीडिया जो है वो बाज तो आती नहीं है। मीडिया ने क्या काम किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जैसे दानिश क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखा है ना, वहाँ पे उसमें पॉक्सो वाले मामलों में सभी में ABC का लिखा है,
पीड़िता तो लिखा ही जाता जी, है, जी, जी। लिखेंगे नहीं। और है ना, कौन एग्जामिन किया जा रहा है तो उसमें भी ABC लिखते हैं, मतलब नाम नहीं लिखते उसका। तो मीडिया ने क्या काम किया सर उसमें कि वो उसके गांव पहुंच गए, दिखाने लगे, वो सब करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ ये नहीं है कि नाम नहीं लोगे उसका, अगर उसका आपने बता दिया ये गांव है, ये उसके माता पिता हैं, वो भी तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज है। तो सही बात उसमें है। मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाई। तो बाद में तो ये तक कहा है कि जब अपील वगैरह सब कुछ उसका फाइनल हो जाए, मेजॉरिटी पा जाए ऑर्डर, तो उस फाइल को भी नष्ट कर दिया जाए ताकि उसका कोई सबूत ना बचे। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने प्रयत्न ये किया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी आइडेंटिटी को कहीं भी डिस्क्लोज ना किया जाए। जैसे कि वो दिल्ली वाला जो रेप कांड हुआ था, तो उनका उसका निर्भया नाम जो एक जी जी। चला था पिक्चर में, तो असली नाम ये को हाथरस वाली लड़की थी ना सर, ये है जो जी, हाथरस वाला एक था अभी बीच में, हाँ, काफी बवाल हुआ था हाथरस वाला, जी 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 जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप उसके घर पहुंच गए, गांव पे डेरा डाल दिया पुलिस का, आपने मतलब तमाशा बना दिया उसकी इज्जत का। वो तो हाँ। उसको इसलिए छोड़ दिया था, कुछ मीडिया चैनल जो थे कि वो उन्होंने कहा कि साहब ये तो मतलब मर गई थी, तो जीवित तो थी नहीं कि उसकी मतलब कोई दिक्कत आती है ऐसा कि उसकी प्रेस्टीज इशू को लेके या मेन स्ट्रीम में नहीं लौट पाती वो। जीवित व्यक्ति का भी तो तब भाई, थोड़ा सा अदरवाइज उनको बड़ा स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने लिया था इस मामले में। जी जी बिल्कुल। तो 228A ऐसे ही मामलों के लिए बनाया गया है जिसमें कि कतिपय अपराध जो इसमें बताए गए हैं, ये सभी रेप से संबंधित धाराएं हैं। इनसे संबंधित यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी पहचान को उजागर करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान 228A में किया है। और ये अक्सर प्रीलिम्स का सवाल बनता है, प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। और इसका सब क्लोज 2 कह रहा है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is a by or under the order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation। तो उपधारा 2 कह रही है इसकी कि उपधारा 1 की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब लागू नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी द्वारा उसके लिखित आदेश के अधीन अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। तो एक तरह से ये जो सब क्लोज 2 है, ये एक तरह से इसका एक्सेप्शन बता रहा है। 228A की जो उपधारा 1 है, ये एक्सेप्शन मामला हुआ ना सेकंड वाला जो है। और इसका B कह रहा है कि बाई और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम, और कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से यदि ऐसा किया जा रहा है तो 228A नहीं बनेगा। भाइयों के लिए तो इसलिए दिया ना सर, जैसे कोई लड़की 363, 66, 76 के मामले आते हैं, किडनैपिंग, मतलब वो जाती तो हालांकि कंसेंट से ही है मोस्टली, तो उसमें कई बार ऐसा है कि उसमें पब्लिश करना पड़ता है उसका नाम वगैरह, वो वहाँ पे न्यूज़पेपर में निकलवाने के लिए या लोकल नियर बाई जो प्लेसेस होते हैं जहाँ उसके पाए जाने की संभावना हो, तो बिना उसका नाम बताए तो सर्च की नहीं जा सकती ना उसकी। बिल्कुल दिया। और C आपके वाला जो ये वो आया था ना, अभी आप बता रहे थे कि भाई चैनल्स ने कहा कि वो तो मर गई है, तो C कह रहा है कि वेयर द विक्टिम इज़ डेड और माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड बाई और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द विक्टिम, जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह अवयस्क या विकृतचित है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। तो जो सेकंड वाला इसका उपधारा 2 जो 228A की है, वो मूल धारा की एक्सेप्शन एक तरह से बता रहा है। और इसका प्रोविज़ो भी है, ये कह रहा कि प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन टू एनीबडी अदर देन द चेयरमैन और द सेक्रेटरी by whatever name called or any recognized welfare institution or organization। ये कह रहा कि परंतु निकट संबंधी द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई
कल्याण संस्थाएं जो हैं, बाल कल्याण समिति वगैरह या कुछ ऐसे संगठन हैं जो मान्यता प्राप्त हों, उनके अध्यक्ष या उसके सेक्रेटरी भले ही उस संस्था में कोई और पदनाम के नाम से उन्हें जाना जाता हो, समझ रहे हैं ना, कहीं अध्यक्ष की बजाय डायरेक्टर लिख दिया, ठीक है ना, सचिव के बजाय महासचिव लिख दिया, या व्हाट्सएवर इस टाइप के कोई भी नाम हो सकते हैं, तो उनको दिया जाएगा जो ऑथोराइजेशन है। किस चीज़ का ऑथोराइजेशन? पीड़िता का नाम उजागर करने के संबंध में यदि कोई उसका नज़दीकी रिश्तेदार अगर अनुमति दे रहा है तो वैसी अनुमति उनके माध्यम से दी जाएगी। और एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इसका स्पष्टीकरण बता रहा है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है। ठीक है भाई, उसको मान्यता या तो राज्य सरकार के द्वारा दी गई हो या केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हो, और वो कैसा संगठन है, कैसी संस्थान है, सामाजिक समाज कल्याण हेतु बनाया गया। ठीक है ना, अक्सर आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं, बाल कल्याण समिति वगैरह जो हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो स्टेट से उनको मान्यता मिली हुई है या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है। और इसका उपधारा 3 कह रहा है कि whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in subsection 1 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। और इसकी उपधारा 3 कह रही कि जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई बात मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। और किसी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। हालांकि उसमें भी नाम नहीं देते, वहाँ भी कुछ चेंज कर देते हैं उसका, है ना, क्यों शोभित? विक्टिम नाम दे देते हैं तो पीड़ित, हाँ, या कोई और नाम, बस डायरेक्टली नाम वहाँ भी बचा जाता है। उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि उसका मान सम्मान बचा रहे। ठीक है, तो 228। हाँ, सब उत्तराखंड क्या आया था सर? कई बार ऐसा होता है सर, ये जो निर्भया वाले दोषी थे ना चारों, तो वो एक पत्रकार था कोई, तो उसने उस पवन जल्लाद को बिठा रखा था। तो पवन जल्लाद से पूछ रहा था कि वो जो इशारा किया था हैंग करने के लिए, तो ऑफिसर जैसे वो कुरैद के पूछते हैं तो पूछ रहा था कौन था, बोले ऑफिसर थे वो। हाँ, ऑफिसर ने अपना जो है हैंग की वो गिराया और मैंने इशारा समझ के लीवर खींच दिया। तो उन्होंने कहा वो जेंट्स था या लेडीज, ये तो बता दो, नाम नहीं बता सकते। बोले वैसे लेडीज थी पर मैं बता नहीं सकता। सही बात। हाँ शबनम, आप कुछ बोल रही थी? सर मैं कह रही थी कि उत्तराखंड के एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसी सेक्शन के ऊपर। हाँ, ये सेक्शन प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, 228A। ठीक है, और 229 सेक्शन 327 BS वहाँ पे जी थे उसको विक्टिम को कि उसको मतलब जिस समय उसको एग्जामिन किया जाएगा वहाँ दूसरा कोई नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, इन कैमरा होगी वो, हाँ, जो प्रोसीडिंग होगी। जी जी, देखिए 229 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता। जूरी सदस्य या एसेसर का प्रतिरूपण जो है, दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई थिंक जूरी का तो अब अस्तित्व ही नहीं है कहीं, है ना। और इसमें 229A आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये 2005 में जोड़ा गया। 229A जो है ये कह रहा है फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बाउंड टू अपीयर इन कोर्ट। ये कह रहा है जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।
तो 229A का मामला बनता है, यदि कोई व्यक्ति जमानत पर रिहा होने के बाद और अपना पीबी देने के बाद न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ 229A का मामला बनेगा। ये कह रहा कि whoever having been charged with an offence and released on bail or on bond without sureties। देखिए कई बार पीबी पर भी कोर्ट छोड़ देती है बिना श्योरिटी के, और कई बार श्योरिटी के साथ पीबी लेके तब छोड़ती है। तो दोनों ही अवस्थाओं में ये कह रहा है कि फेल्स विदाउट सफिशिएंट कोज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शैल बी अपॉन हिम टू अपीयर इन कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बेल और बॉन्ड shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये कह रहा है भाई 229A जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। तो जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानत पर या उस अपने बंद पत्र पर छोड़ दिए जाने पर जमानत या बंद पत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना और जो साबित करने का भार उस पर होगा। भाई वो अगर किसी ऐसे कोज की वजह से कोर्ट में नहीं आ पा रहा है जो पर्याप्त है, तो ये साबित करने का भार तो उस पर ही होगा ना। वही तो आके कहेगा सर सच एंड सच कंडीशन थी जिनकी वजह से मैं न्यायालय पे हाजिर नहीं हो पाया समय से। तो वैसी अवस्था में हाजिर होने में असफल रहेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन ए कन्विक्शन ऑन द ऑफेंस विद विच ही हैज़ बीन चार्ज्ड एंड बी विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड। तो ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन जो दंड मिलेगा ना, वो उस अपराध के लिए जो दंड मिलेगा जिसके लिए वो बेल पे है उससे एडिशनल होगा, उससे अतिरिक्त होगा। और इसका खा पार्ट कह रहा है कि न्यायालय की बंद पत्र के समर्पण का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है। मतलब कि ये नहीं कहा जाएगा कि 229A में करंटली नहीं होगा, वो सेपरेट हाँ बिल्कुल सेपरेट होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो। और दोनों मतलब वो ये भी नहीं कह सकता कि सर मेरी श्योरिटी मेरा जो बॉन्ड आपने जब्त कर लिया है मतलब कि मेरी अनुपस्थिति के कारण, तो मुझे तो ये सज़ा आपने दे ही दी, तो उस बात का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो बॉन्ड जब्त होना एक अलग कहानी है और 229A में दंडित किया जाना एक अदर मामला है। लेकिन फिर वही समस्या यहाँ भी खड़ी हो जाती है शोभित कि 229A में भी वादी किसे बनना पड़ेगा, न्यायालय कोई। इसमें सर ये लोग वादी जो है उसको नहीं बनाते हैं, कोर्ट को नहीं बनाते सर ये जैसे 174A है ना आईपीसी का और ये 229A वगैरह ये जो चीजें हैं इनमें क्या कंसर्न पुलिस स्टेशन को बोल देते हैं और वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज से कहते हैं कि आप FIR लिखाओ इसकी इस सेक्शन 229A में उनको वादी बना लेते हैं जी। मतलब उसको ऑर्डर करते हैं कि भाई आप मतलब पकड़ के लाओ। जब वो रिपोर्ट लगा के देता रहता सर ये नहीं आ रहा हाँ। तो फिर वो क्या करते हैं कि आप ऐसा करो, आप इसके अगेंस्ट इस सेक्शन में मुकदमा लिखो। तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसको वारंट वगैरह दिए जाते हैं सर्विस के लिए उससे लिखवाते हैं। 174 का भी मुकदमा जब 82 में नहीं आता। हालांकि इसमें डायरेक्ट पीड़ित अगर माना जाए तो डायरेक्ट पीड़ित तो न्यायालय हो रहा है ना, न्यायालय के आदेश के बावजूद वो सर ब्रीच ऑफ पीस तो उसका हुआ है ना। हाँ ब्रीच ऑफ ऑर्डर जो है उसके कंडीशन जो ब्रीच हुई है वो तो उसके ऑर्डर की हुई है ना। हाँ लेकिन अब चलिए बहुत बचते हैं सर नीचे आने से, डायस के नीचे आके विटनेस बन के आते हैं तो वहाँ मिलते हैं ना हम और आप जैसे लोग। हम वहाँ नहीं आना चाहते, उधर ही रहना चाहते हैं, बेंच की तरफ भी आना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ऊपर बैठे बड़ी सीट पर उसे आप नीचे बुलाओगे नीचे अपने सामने तो वही तो होगी उनकी। नहीं एक तरफ तो ये भैया मथुरा वाले जज साहब नहीं थे कि वो एक एक्सीडेंट देखा और उन्होंने बेचारे वो मतलब किस्सा बता देते कि मैंने तो मानवता के नाते उसको उठा करके और वहाँ डाल दिया हॉस्पिटल में, मुझे विटनेस बना लिया पुलिस ने। तो MACT में भी विटनेस बनाए गए सर। तो वो तो मात्र MACT का मुकदमा था, उसमें जज साहब को बेचारे गवाह बन के जाना पड़ा। तो कह रहे थे कि वकील साहब की वो देखो आप हिम्मत
मुझे सजेशन दे रहे थे जो उसमें रेस्पोंडेंट के वकील साहब थे क्रॉस में, हाँ। ये सजेशन दे रहे थे कि देखो तुमने जो है खुद अपनी गाड़ी से इसे मार के और बचने के लिए पुलिस वालों से मिलके इसे फंसा दिया, ये तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। बोले मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और मुझ पे ही ब्लेम डाल दिया। ये हाल है सर। सही बात है। नहीं, ये तो कोई सजेशन देना तो वही उस वकील का राइट है, उसमें क्या है। वो अब सामने वो जज की हैसियत में थोड़ी खड़े हैं वहाँ, वो तो वहाँ एक सामान्य व्यक्ति की तरह। तो वो तो बड़ा नागवार गुजरता है ना सर। तो अगर इनको इस तरह से घसीट डाल है तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुलदीप जी क्लास में नहीं है। कुलदीप जी कहाँ, उनकी तबीयत कुछ नासाज चल रही थी शायद, अभी ठीक नहीं हुए क्या वो? जी क्या कह रहे थे शोभित? 229 जो सेक्शन है, सर ये 229 इम्पोर्टेंट नहीं है पर्सोनेशन? एक्चुअली एक तो इसमें जूरी सदस्य ही नहीं रहे अब तो, है ना? जी जी जी, तो इसलिए शायद इम्पोर्टेंट। हाँ, इस सेक्शन का कोई मतलब कि एक तरह से प्रासंगिकता ही ख़त्म सी हो रखी है, लेकिन कुछ सेक्शन तो पड़े हुए हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, कभी पूछा नहीं गया, कभी आया ही नहीं सामने एग्ज़ाम में। फिर भी आप इसको हल्की सी रीडिंग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीधी सिंपल सी बात बता रहा है ना? और भाई जो आपका अध्याय 12 है, हाँ, अध्याय 12 जो है वो बात कर रहा है ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। अध्याय 11 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कुल कितने अध्याय हैं भाई आईपीसी में एनु? सर 23। हाँ, तो लगभग हम अध्याय का अगर सवाल करें तो लगभग हाफ ऑफ द आईपीसी वी हैव कवर्ड टिल नाउ, और आगे के अध्यायों को हम और थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा एक्ट है और काफ़ी समय भी ये ले रहा है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको आपको समझा के चलें अच्छे से, ठीक है ना? थोड़ा प्रॉपर हो जाता है ना तो एक बारी में एक्ट या कोड कुछ भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी करते हैं उसको, 5 हर बार ये होता है कि भाई एक बार और। हाँ, ये एक्चुअली देखो जो क्रैश कोर्स वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा, कभी पढ़ा हो उनसे, तो वो मतलब कि उस स्पीड से चलते हैं बिल्कुल, क्या बुलेट ट्रेन की स्पीड से। और जो बेसिक है बंदा, जो बेचारा अभी एलएलबी करके आया है और जिसने एलएलबी में भी वो गुटके पढ़े और एलएलबी पास कर ली, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। जब तक आपका फंडा क्लियर ना हो, आपको समझ ना आए, सेक्शन तोड़ना ना आए, सेक्शन समझना ना आए, ये सारी कहानी मेनली तो सेक्शन को ब्रेक करने की ही है शोभित, है ना? देखिए आईपीसी, वही आईपीसी आपके पास है, वही आईपीसी मेरे पास है ना, उसमें मैं एक बिंदी बढ़ा सकता ना घटा सकता। बस उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं कोई बात मैं आपसे सीख रहा हूँ, कहीं कोई बात आप मुझसे सीख रहे हैं, है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि हमें जो है वो बिल्कुल जो फंडामेंटल हैं उसको समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्यों दानिश? जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करना चाहिए। हाँ, बार बार ना पढ़ना। और ये कानून है, इसको हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ हमें नया सा सीखने को मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट आज तक पढ़ रही है सर, वो जजेस भी अपने जजमेंट्स को सुधारते हैं। हाँ। कई बार ऐसी बेसिक गलती वो लोग कर देते हैं कि वो खुद मानते हैं फिर बाद में उसको। देखिए जस्टिस पीएन भगवती जी एक वेल नोन नेम रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, और उनको जो पीआईएल के जनक के नाम के तौर पे भी उनका नाम आता है ना? तो उनका रिटायरमेंट भाषण अगर आप सुने तो रिटायरमेंट हो रहे हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो कह रहे हैं कि कानून एक महासमंदर है और जिसके लोटे भर भी ज्ञान मुझे नहीं है ना? तो जब उनको लोटे भर ज्ञान नहीं है तो हमें तो बूंद भर भी नहीं है। अब सर पोजीशन ये देखें, मार्कंडे काटजू जी ने हाँ। एक डिसीजन है उनका, हाँ। और 161 के बेसिस पे कन्विक्ट कर दिया किसी को, बताइए। बीइंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो मतलब सोचें कि सर वहाँ के बाद वो आदमी कहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाद? हाँ, नहीं 161 1 साल बाद किसी बेचारे को समझ में आया, उसने रिव्यू फाइल किया
तो काटजू जी की जितनी निंदा उसमें की गई, जितनी भत्सना की गई, नहीं तो अलग बात है, लेकिन उनकी वजह से एक आदमी को बाहर लेना पड़ा। तो इतनी बेसिक सी बात, और समझिए सर सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह का न्याय हो जाए हाँ तो काटजू जैसे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, जब अगर 161 पे ही गिल्टी होल्ड करना है तो फिर न्यायालय क्यों बैठा रखे हैं फालतू पुण्य में? ट्रायल है ही किस लिए? फिर तो FIR दिखा हुआ है, चार्जशीट चार- हुई है, तुरंत सजा कर दो। चार्जशीट आ गई, वहाँ कंप्यूटर बैठा दो, कंप्यूटर पे आप स्कैन कर दो चार्जशीट को, कंप्यूटर को जैसे पता राहुल है। गांधी कहता है इधर से वो आलू डालो सोना निकालो हाँ। वाला हो जाएगा, इधर से आप चार्जशीट डालो, उधर से कन्विक्शन ऑर्डर निकालो। हाँ, वो कंप्यूटर को पता ही है, उसमें IPC फीड कर दो आप, और एक्ट भी फीड कर दो, वो उसको पता है कि 302 में क्या सज़ा देनी है, वही दे देगा सज़ा। तो फिर 2 साल पहले का वाक़या सर, जो जे मुनीर साहब थे यहाँ हाई कोर्ट में, अभी भी हैं शायद जस्टिस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है शायद अब। उनके एक, हाँ अब शायद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट थे मुनीर साहब, तो उनके सर PS ने बाहर लगा, उन्होंने कहा तो होगा नॉर्मली स्टैंड और PS को कि भाई जिनका 164 जो है वो सपोर्ट में है विक्टिम का, उसको तो बेल दी जाएगी, अगर जिसका अगेंस्ट है तो उसका बेल रिजेक्ट होगा। तो उसको शायद इतना नॉलेज नहीं था, क्या नहीं था, उसने सोचा लीगल बात होती हो, और उसने वो लिख के कोर्ट के बाहर लगा दिया, जिनका 164 जो है वो अगेंस्ट में है, वो बहस करने ना है उनको बेल नहीं दी जाएगी। तो बड़ा हंगामा हुआ था हाई कोर्ट में, उनको रिजेक्शन ऑर्डर मिल जाएगा। कार्यशैली तो ये करते तो ये इसी तरह से हैं, लेकिन अब ये बात ओपन हो गई तो लेकिन देखें सर कितना इनजस्टिस है मतलब। जी जी जी, चलिए अध्याय 12 को देखते हैं। अध्याय 12 जो बात कर रहा है वो ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प की बात करता है। सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में अध्याय 12 बता रहा है भाई। और इसमें 230 जो है वो कॉइन को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा कॉइन इज़ मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी एंड स्टैम्प्ड and issued by the authority of some state or sovereign power in order to be so used। ये कह रहा है कि सिक्का तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है। इस सिक्के के बारे में धारा 230 बता रहा है, और इसी का सेकंड पैरा बता रहा है इंडियन कोइन। और ये कह रहा है कि इंडियन कोइन इज़ मेटल स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज मनी एंड मेटल विच हैज़ बीन सो स्टैम्प्ड एंड इशूड shall continue to be Indian coin for the purposes of this chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money। ये कह रहा है कि भारतीय सिक्का क्या है, कि भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है, और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। जी, क्या समझ आया भाई इस धारा से? दो चीज़ बता रहा है, कोइन और इंडियन कोइन। क्यों इनू? जी सर। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर उसको कर रहा है इशू, और उसमें अथॉरिटी और सॉवरेन पावर है। हाँ, किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है। एक्चुअली IPC के समय हमारे यहाँ एक तो भारतीय सरकार चल रही थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से चल रही थी, और बहुत सारे स्टेट सॉवरेन स्टेट भी चल रहे थे, है ना। तो उनके द्वारा इशू जो है वो सिक्का बताया है इन्होंने, और जो भारत सरकार की अथॉरिटी के द्वारा बताया है वो भारतीय सिक्का बताया है। और इसमें एक चीज़ और बाद में भी शायद इसी तरह से उनका खुद का कॉइन चलता था ना, उनकी अपनी रेलवे सर्विस थी, उनकी अपनी आर्मी थी अलग। किसकी? हैदराबाद में भी सर ऑपरेशन पोलो से पहले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो भाई आप कितनी रियासतें मिल के भारत बना है, 563 या कितनी सरकार रियासतें मिलाई थी, है ना। डेंजरस मतलब यही थी हैदराबाद, ऐसा बताते हैं सर। हाँ। पटेल साहब ने पेट का कैंसर बोला था, इंडिया के पेट का कैंसर। हैदराबाद में बल प्रयोग करना पड़ा था, और एक रियासत में जो है मारे गए थे। एक रियासत में रेफरेंडम हुआ था
जी वही वो कौन सी रियासत के लिए हुआ? क्वेश्चन भी तो आप लॉन्च किया था इसके लिए, आर्मी घुसी थी तब जाके। इंडियन सिक्का है, क्या है ये? क्या? फर्रुखाबाद हम्म, फर्रुखाबाद रुपए इंडियन सिक्का है। इस पर एक क्वेश्चन कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी में बताया जाएगा। इसी का जो इलिस्ट्रेशन है ना, इलिस्ट्रेशन पे ही सवाल आता है। 230 का इलिस्ट्रेशन पे सवाल पूछा जाता है। तो वो कौन सी रियासत थी जिसके लिए रेफरेंडम किया गया था, एनु? हमको नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। ये सवाल एचजीएस के मेंस में हमसे 2012 में पूछा गया था कि वो कौन सी रियासत है जिसमें वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंडम, यानी कि वोटिंग कराई गई थी जनता से जूनागढ़ की रियासत के लिए। ठीक है, तो उन्होंने भारत के पक्ष में वोट किया था। तो इसके दृष्टांत देख लीजिए। दृष्टांत कह रहा है, इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि कॉवरीज आर नॉट कॉइन, कोड़ियाँ सिक्के नहीं हैं। ठीक है ना। हालांकि जो कहावतें हैं उनमें कौड़ी को धन संबंधित ही बताया गया है। वो कह रहे फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास तो, लेकिन यहाँ कौड़ियाँ सिक्के नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप कौड़ी को सिक्का बताते हुए टिक कर दें। दूसरा कह रहा है लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हों लेकिन सिक्के नहीं हैं। ठीक है। फिर कह रहा है मेडल्स आर नॉट कॉइन इन एज मच एज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज मनी। ये कह रहा है कि पदक सिक्के नहीं हैं क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशित नहीं हैं, इंटेंडेड नहीं हैं। इज दैट ओके? और ये डी इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि द कॉइन डेनोमिनेटेड एज द कंपनीज रुपीज इज इंडियन कॉइन। जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है। ठीक है, कंपनी इंडिया कंपनी का सिक्का हुआ ना। हाँ, जो कंपनी रुपया था वो भारतीय सिक्का, उसे यहाँ बताया गया है। और अभी जो बात कर रहे थे अमित भाटी जी, उसके लिए ई इलिस्ट्रेशन कह रहा है कि द फर्रुखाबाद रुपी विच वाज फॉर्मरली यूज्ड एज मनी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडियन कोइन ऑल्दो इट इज़ नो लॉन्गर सो यूज्ड। ये कह रहा है कि फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था वो भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो ये बात वहाँ भी बताई 230 में, उसी से प्रेरित ये इलिस्ट्रेशन है। मतलब लोग ही नहीं मान रहे, इसको यूज ही नहीं करता कोई। हाँ, आईपीसी मान भी लो कि चलन में ही नहीं है। हाँ, तो वो कह रहा कि भले ही कोई रियासत की तरह कॉइन चलता होगा वहाँ पे, जैसे मतलब उस टाइम पे जैसे भी एक कंपनी का सिक्का है तो ये भी अब चलन में, हाँ, लेकिन आईपीसी में पड़े हों। लेकिन 230 में ये कहा ना भारतीय सिक्के के बारे में कि यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। ये कह रहा है कि ये कह रहा है प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेंगी यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो। तो ये फर्रुखाबादी रुपया अगर कहीं पूछा जाएगा तो उसको भारतीय सिक्का आप बताएंगे। हालांकि अब वो धन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, 230 क्लियर हो गया। और ये 231 बात कर रहा है सिक्के का कूटकरण। सर सिक्का ऐसा भी है जो प्रचलन में तो है लेकिन वो क्या भैया? हम ये करें कि एक, हाँ, दोबारा बोलिए।
दोबारा क्या बोलिए। बता रही है एक आपकी एक वॉइस ब्रेक हो रही है। सिक्का लेकिन वो रुपया नहीं है। वो कौन सा है भाई? कौन सा सिक्का? समझ रहे हैं? है नहीं ऐसा। ये कौन सा सिक्का है मैं समझा नहीं। मतलब वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे अमित जी। में एक सिक्का मिलता है, शादी में 1 रुपया सिक्का मिलता है, वो प्रचलन में तो है, लेकिन अच्छा वो सिल्वर कॉइन ना, सिल्वर कॉइन ना, गोल्ड कॉइन मिलते हैं, सिल्वर कॉइन मिलते हैं। हाँ सही कह रहे हो। तो उसके लिए बता तो दिया, वो तो मेडल की तरह हो गया ना, मेडल जो है वो कॉइन नहीं वो है। तो आपको विवाह का मेडल मिल गया जी। तो 231 देखते हैं, ये कह रहा है कि काउंटर फिटिंग कोइन, ये कह रहा है whoever counterfeits or knowingly performs तो आपको शहीदी दिवस का मेडल है, उसे रखो संभाल के। whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting coin shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है कि जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए सज़ा काफ़ी हैवी है, 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अ पर्सन कमिट्स दिस ऑफेंस हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced causes a genuine coin to appear like a different coin। स्पष्टीकरण कह रहा है कि जो व्यक्ति असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के जैसा दिखलाई देने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह यह अपराध करता है। ठीक है जी। मतलब कि उसका इरादा क्या है कि उसके द्वारा जो सिक्का बनाया जा रहा है वो असली सिक्के जैसा दिखाई दे और उससे किसी को प्रवंचित किया जा सके, प्रवंचना संभव हो, तब ऐसी अवस्था में माना जाएगा कि उसने सिक्के का कूटकरण किया है। इज दैट ओके? 232। आवाज़ ब्रेक हुई पूरी है। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है भाई, किसी और को भी दिक्कत है क्या मेरी आवाज़ से? सबनम, एनू, अब तो सही होगी सर, बीच में काफ़ी ब्रेक हो गई। तो बीच में ब्रेक हुई थी, अभी ठीक है। हाँ हो जाता है यार कई बार नेटवर्क इशू जी। 232 बात कर रहा है काउंटरफिटिंग इंडियन कोइन। ठीक है, ये कह रहा है whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting Indian coin shall be punished with imprisonment of for life or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो यदि सिक्का भारतीय है जिसका कूटकरण किया जा रहा है तो यहाँ सज़ा आजीवन कारावास तक है भाई, और जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी। कोई ऐसी अवधि का कारावास भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास अगर ना दिया जाए तो ऐसा कारावास दिया जा सकता है जिसकी सज़ा 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। मतलब मैक्सिमम कितना है? आजीवन कारावास। चाहे कोई 1 रुपये का ही कॉइन बनाया सर। हाँ जी बिल्कुल, ये तो कोई हाँ ये तो का ही कॉइन बनाया समझो। हाँ, अब इसमें ऐसा कोई क्वांटिटी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ भारतीय सिक्के का कूटकरण लिखा हुआ है। तो जहर तो इतना सा ही काफ़ी है, छोटा सा ही। उसी प्रकार यहाँ सिक्का केवल इसमें क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं है शोभित कि भाई इतने इतने रुपए के सिक्के होंगे, इतनी मात्रा के सिक्के होंगे तब आजीवन कारावास होगा। ये बस ये है कि कोर्ट के डिस्कशन पे छोड़ दिया। अगर एक आध सिक्का ही वो कूटकरण कर रहा है तो उसको थोड़ा कम सज़ा दे देंगे, और वो अगर वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स क्या हैं मामले के। वो मतलब डिस्क्रिशन पावर पे हाँ, एक्सेसिव ना हो। हाँ वहाँ वही मतलब कि आपको थप्पड़ की सज़ा फांसी नहीं होनी चाहिए,
तो उसी हिसाब से उन्हीं परिस्थितियों में देखा जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो धाराएं हैं ये सब आपके सेल्फ स्टडी के लिए बचती हैं। जो मेन कंसेप्ट है वो हमने 230, 31, 32 में देख लिया। बाकी ये उपकरण रखना, बेचना, ये बाकी की जो धाराएं हैं सिक्के से संबंधित, इनको आप सेल्फ देखिएगा। ठीक है। और कब्ज़े में रखना 235 है। किस चीज़ को कब्ज़े में रखना? सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कोई कब्ज़े में रखेगा तो 235। भाई अगर आप सिक्कों को कूटकृत करोगे तो उसके लिए आपके पास कोई सामग्री तो होनी चाहिए ना, कोई मशीनरी होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। तो अगर आपके कब्जे से ऐसा सर एक छोटा सा कंफ्यूजन, इसमें पनिशमेंट 2 लिखे हैं सर, लेकिन इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि मतलब कैसे अप्लाई होंगे। एक में इम्प्रिजनमेंट शेल वर्ड यूज है, मैंडेटरी वर्ड है, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड सेकंड वन इज और वर्ड यूज किया सर, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बताया गया कि कैसे अप्लाई होगा, तो हाउ इट कैन बी। बस वही बात फिर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कोर्ट के मतलब जो केस के पे छोड़ दिया ना, हाँ, तो 10 इयर्स वाला मामला, केस के फैक्ट्स जो आएंगे कोर्ट के सामने, वो कितना, अगर गंभीर वाला मामला है, गंभीर से गंभीरतम है तो आजीवन कारावास तक भी चला जाएगा। और अगर ये लग रहा है कि भाई मामला हल्का है, कुछ बहुत ज़्यादा, वही क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा जहाँ तक उम्मीद है, इसमें और कुछ बचता ही नहीं है। भाई सिक्कों की मात्रा ही तो कम ज़्यादा हो सकती है। हाँ, मतलब इसकी डेफिनेशन में तो कोई पार्ट ऐसे दिए नहीं कि दो ना 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 बिल्कुल नहीं है। बाकी यहाँ ये डिपेंड करेगा कि क्या उसकी क्वांटिटी, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहा है तो वहाँ पे आजीवन की तरफ चला जाएगा मामला। तो ये टोटली डिस्कशन ऑफ कोर्ट ही है। हालांकि इसमें शेल वर्ड आया है तो शेल के लिए मैंडेटरी माना जाता है, सेल जहाँ लिखा होता है, लेकिन वहाँ बीच में 2 ऑप्शन देती है फिर, तो शेल तो दोनों पे अप्लाई करेगा, है ना। जी जी जी। तो वो ये टोटली डिस्कशन ऑफ द कोर्ट ही है। तो 235 में आप ये देख लीजिएगा कि ये सामग्री अगर कोई रख रहा है, कोई उपकरण रख रहा है जिससे कि वो सिक्के को कूटकृत कर सके, तो वहाँ 2 स्थिति हैं। अगर वो सिक्के को कर रहा है तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, और यदि वो भारतीय सिक्के को कर रहा है तो वहाँ अवधि 10 वर्ष तक हो जाती है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको हर धारा में मिलेगा, सिक्का और भारतीय सिक्का। तो सिक्का क्या था? सिक्का वो था जो अदर स्टेट थे, संपूर्णता संपन्न स्टेट थे, उनका, है ना, सॉवरन कोई वो था तो उनका सिक्का है, तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान कम किया गया था। और जो भारतीय सिक्का था, जो कंपनी रुपया था, है ना, तो अब एक तरह से वो दूसरा जो सॉवरन स्टेट वाली तो कहानी अब है ही नहीं। अब तो जो है वो भारतीय ही है। क्यों भाई, अब तो संपूर्ण भारतवर्ष से अमेंड नहीं कर देना चाहिए। दानिश, अमेंडमेंट की आवश्यकता तो बहुत सारी है, लेकिन अमेंडमेंट कहाँ ये कर रहे हैं? जो चीज़ पड़ी है बस, है ना। और ये भी सॉरी अननेसेसरी बर्डन ही तो है कि हम इतना पुराना भी आज तक पढ़ते। बस ये एकेडमिक है और इसे पढ़ते रहो। भाई तो मैं जज बना रहे हैं, चपरासी थोड़े ही बना रहे हैं। कुछ तो करो भाई, जरूरत भी पड़ जाती है। पता चला कहीं पे कुछ कोइन निकल आए इस तरह के, और आपने नकली छाप कर उनको बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है नहीं। इसमें अगला जो सेक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 242 देख लीजिए। 242 कह रहा है पोजेशन ऑफ काउंटरफीट कोइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफीट व्हेन ही बिकम पोजेस्ड देयरऑफ। ये कह रहा है कि whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed is in possession of counterfeit coin, having known at the time when he become possessed thereof that such coin was counterfeit, shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine।
ये कह रहा कि कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्ज़े में आया था, तो वैसा व्यक्ति जो कोई ये जानते बूझते कि ये सिक्का कूटकृत है अपने कब्ज़े में रखेगा, तो उसके लिए यहाँ पनिशमेंट का प्रावधान किया है 242 में, और 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान इन्होंने किया है इसमें। ठीक है, 242 में ये कह रहा है कि जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह उस सिक्का उसके कब्ज़े में आया था जानता था कि वह भारतीय सिक्के की कूटकृति है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए कब्ज़े में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, अब इसमें एक केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का है 1979 का, मुमुथी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नोट कर लीजिए इसको, मुमुथी वर्सेस, सर रिपीट कर दें, जरा वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, मुमुथी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मूर्ति, मुमुथी, MUMUTHI, मुमुथी जी। ठीक है, का है सर ये टाइमिंग? 1979 सुप्रीम कोर्ट। जी, ये कह रहा है इसमें कि इफ द नोट्स वर ऑफ सच नेचर दैट ए मेयर लुक एट देम। इसमें क्या बताया गया था इसके? हाँ, वही बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि यदि जो नोटें हैं, नोट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ऐसी प्रकृति की थी जिन्हें मात्र देखने पर कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता था कि यह कूटकृत थी, मतलब कि जो प्राइमे फेसाई नज़र आ रही हो, तो अतः यह अवधारणा उचित रूप से की जा सकती थी कि अभियुक्त जानता था कि उसके कब्ज़े में नोट कूटकृत थी। ठीक है, किंतु इस स्थिति में अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि अभियोजन विवादित नोटों की प्रकृति के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका और वह अभियुक्त से ही कोई प्रश्न कर सका कि क्या वह जानता था कि नोट कूटकृत थे। एक तो उसको मतलब नॉलेज होना चाहिए कि काउंटरफेट है नोट। हाँ, मतलब कि दूसरा वो इस प्रकृति का होना चाहिए कि उसको देख के आम आदमी धोखा खा जाए। वो ऐसा ना हो कि आम आदमी देख के समझ जाएगा व्यक्ति। नहीं, यहाँ दूसरी बात कह रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि नोट ऐसी प्रकृति की थी जिन्हें मात्र देखने पर कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता था कि वह कूटकृत थी, मतलब कि प्राइमे फेसाई नज़र आ रही थी कि ये कूटकृत है जिसके कब्जे से मिली। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं जानता था कि ये कूटकृत है। वो कह रहे कि आपके खिलाफ एक उपधारणा ये समझी जाएगी, ये माना जाएगा कि आपने जानते बूझते इसको अपने कब्जे में रखा है। प्रिजम्पशन हो जाएगा उसके। हाँ, उसके खिलाफ प्रिजम्पशन खड़ी हो जाएगी। हालांकि इसमें लेकिन ये कहा आगे कि किंतु इस स्थिति में अपराधित घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि अभियोजन विवादित नोटों की प्रकृति के बारे में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके और न वह अभियुक्त से कोई प्रश्न कर सका कि क्या वह जानता था कि नोट कूटकृत थे, तो ऐसा सवाल भी उससे नहीं किया। तो एक तरह से मुमुथी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में पहले तो उपधारणा तो की उसके खिलाफ, लेकिन उस उपधारणा के मात्र उपधारित करने मात्र से उसको अपराधी नहीं माना क्योंकि अभियोजन जो है अपने मामले को सही प्रकार से साबित नहीं कर सका। ठीक है, जी भाई मेरे, अब आ जाइए आप 256 आइए। बाकी की ये धाराएं सब आप सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। 256 कह रहा है कि सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना, हैविंग पोजेसन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प
एक केस हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण केस, स्टाम्प घोटाले से संबंधित, अब्दुल करीम तेलगी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब्दुल करीम तेलगी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? जी जी आ रही है। अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो सुना होगा भाई। स्टाम्प घोटाला किया था इन्होंने। हाँ, हुआ क्या था कि इनको जो सरकारी प्रेस, ये कबाड़ी था, अब्दुल करीम तेलगी कबाड़ी था, तो इसने जो प्रेस में से जो पुरानी वो थी ना मशीनें स्टाम्प छापने की, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया था, कबाड़ के तौर पे बेच दिया। ठीक है। और अब्दुल डिसमेंटल नहीं किया। हाँ, अब्दुल करीम तेलगी ने वो कबाड़ी के बतौर खरीद ली। अब उसने सोचा कि मशीन तो तेरे पे आई गई, अपना उसने कागज़ पत्तर का जुगाड़ किया और सरकारी स्टाम्प छाप के अपना मार्केट में उतार दिए। तो 256 जो बात कर रहा है वो उसी अपराध से संबंधित बात कर रहा है। ये कह रहा है whoever has in the possession any instrument or material for the purpose of being used or knowing or having reason to believe that it is intended to be used for the purpose of counterfeiting any stamp issued by government for the purpose of revenue shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है कि जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह ऐसे कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशित हैं, कोई उपकरण या सामग्री अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से बड़ी कम सजा है, केवल 7 साल सजा है। है जी, तो केवल 7 साल की सजा है। हाँ, ये अपने कब्जे में सामग्री रखने के विषय में बात कर रहा है। जी ठीक है ना। हाँ, उसके लिए उसने जो यूज कर लिए थे उसकी अलग से हो। हाँ, ये तो ये फायदे में रहा सब 1000 करोड़ का। ये तो सामग्री अपने 7 कब्जे। साल काट के क्या बुराई है सर, अगर इतने 1000 करोड़ का मामला हो जाए। सही बात है। वो तो शायद उसकी डेथ भी हो गई थी। बहुत से लोग इसी कॉन्फिडेंस में आके सर आजकल फ्रॉड करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि जो चीटिंग के ऑफेंस हैं इस तरीके के, ये इज मोर डेंजरस देन मर्डर्स एंड अदर ये क्राइम्स। एक्चुअली जो इकोनॉमिक ऑफेंस है इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए ये लोग कर भागते हैं। और फिर इन्हें पता भी है कि इकोनॉमिक ऑफेंस से हमें पैसा आएगा दुनिया भर का, और भारत में पैसे से हर चीज़ बिकाऊ है, वो खरीदी जा सकती है। तो ये तो कुछ हाईलाइटेड मामले हो जाते हैं इस तरह के, जिनको मामला भारी पड़ जाता है। सर मेरे क्लाइंट ने एक ने बताया था कि सब जेल में सिर्फ 420 वाले मुलजिम की बड़ी इज्जत है। मतलब जैसे ही वो जाता तो समझ जाते हैं कि माल दबा के आया, अब ठीक ठाक देगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल। उसके पास पहले से भाई मामला है उसके पास। भारत का कोई मैसेज नहीं है भाई। कुछ कल क्लास में बोला था या आज के लिए? हाँ जी, उन्होंने बताया नहीं था कुछ आज के लिए। वैसे सर उनका मैसेज है कि आज उनकी क्लास ऑफ रहेगी, मैसेज डाला है उन्होंने। अच्छा, मैसेज डाला है, कहाँ डाला है? मैंने देखा। अच्छा, हाँ है। स्टूडेंट्स आज मेरी क्लास ऑफ रहेगी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग भाई इसमें 262 एक चीज़ बता रहा है, वो बता रहा है यूजिंग गवर्नमेंट स्टैम्प नॉन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। पहले एक बार यूज किए हुए स्टैम्प को दोबारा यूज करने पे अगर जो प्रावधान है वो 262 बता रहा है। आपने देखा होगा कि स्टैम्प को रीयूज करने के लिए कई बंदे काम करते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर एक बार प्रयोग किया गया स्टाम्प है, उसको दोबारा अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है तो उसका क्या नुकसान होएगा? उसका नुकसान ये होएगा कि राजस्व जो दोबारा मिलना था
सरकार को उस राजस्व की हानि होगी, ठीक है ना। कई लोग कोर्ट के अंदर ही देखा होगा आपने, जो हम स्टाम्प लगाते हैं, कोर्ट फीस का स्टाम्प लगाते हैं, वो टिकट्स जो लगाते हैं उनको उसके ऊपर कैंसिल की अगर मोहर भी मारी हुई है, हालांकि उसको काटते हैं, वो कई बार काटते नहीं, ओनली कैंसिल भी की स्टैम्प भी लगा देते हैं। तो स्टैम्प को रिमूव करके भी कुछ लोग अगर उसको प्रयोग में दोबारा लाना चाहें तो वैसी स्थिति में पकड़े जाने पर 262 से मतलब 262 उनके लिए खड़ा है। वो कह रहा कि whoever fraudulently or with intent to cause loss to the government uses for any purpose a stamp issued by government for the purpose of revenue which he knows to have been before used shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो 262 की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि एक बार स्टाम्प लिया किसी पर्पज़ के लिए और उस पर्पज़ को पूरा होने के बाद फिर उसी स्टैम्प को जो है वो रीयूज करना चाह रहा है कोई बंदा, तो इससे क्या है, गवर्नमेंट को हानि हो जाएगी। हानि किस चीज़ की हो रही है? उस चीज़ की हो रही है कि उसको दोबारा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं जा रहा है, उस रेवेन्यू की चोरी की जा रही है एक तरह से। तो 262 में 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है ऐसे व्यक्ति के लिए जो जानबूझकर सरकार को हानि पहुंचाने की नीयत से एक बार प्रयोग में लाए गए स्टाम्प को दोबारा प्रयोग में लाने का प्रयास करता है, तो वहाँ 262 उस पर लग जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है इरेजर ऑफ मार्क डेनोटिंग दैट स्टैम्प हैज़ बीन यूज्ड, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना, ठीक है। ये कह रहा है whoever fraudulently or with intent to cause loss to government erases or removes from a stamp issued by government for the purpose of revenue any mark put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used or knowingly has in its possession or sells or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो 263 बात करता है कि स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना। मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ मार्क लगाया गया उस पर कि जिससे वो यूज्ड की, मान लीजिए स्टैम्प मार दी गई यूज्ड, और उसको वो थिनर से या उससे कुछ ऐसे केमिकल को यूज करके वो जो स्टैम्प लगी हुई है उसको हटा रहा है, और उसको हटा के उसका पर्पज़ क्या है कि वो दोबारा उसको यूज करने के लिए बेचे, अपने पास रखे। तो ये सारी व्यवस्था 263 बता रहा है। हिंदी वर्जन कह रहा है कि जो कोई कपटपूर्वक या इशारे से कि सरकार को हानिकारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित स्टाम्प पर से उस चिन्ह को छीलकर मिटाएगा या हटाएगा जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतन करने के प्रयोजन से कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, लगा हुआ या छापित हो, या ऐसे किसी स्टाम्प को जिस पर से ऐसा चिन्ह मिटाया या हटाया गया हो जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा, व्यनित करेगा, या ऐसे किसी स्टाम्प को वह जानता है कि वह उपयोग में लाया जा चुका है, बेचेगा या व्यनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष तक की हो जाएगी, ठीक है, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 263 कह रहा है, ठीक है। और 263 ये बात कर रहा है प्रोविजन ऑफ फिक्सिशियस स्टैम्प, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। ये कह रहा है 263A whoever makes knowingly utters deals in or sells any fictitious stamp or knowingly uses for any postal purpose any fictitious stamp or has in possession without lawful excuse any fictitious stamp or makes without lawful excuse has in possession any die, plate, instrument or materials for making any fictitious stamp
shall be punished with fine which may extend to 200 रुपीज़। केवल इसमें कितने 200 रुपये का जुर्माना लगाया है इन्होंने बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। ये कह रहा है कि जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यवहार करेगा या उसका विक्रय करेगा, उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा अथवा किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा अथवा बनाने की किसी डाई, पट्टी या उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा या किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। ये 263 ए कह रहा है। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि एनी सच स्टैम्प, डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी फिक्सिशियस स्टैम्प फॉर मे बी सीज्ड एंड इफ सीज्ड शैल बी फॉरफिटेड। ये कह रहा है कि कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अभिगृहित की जाएंगी और अभिगृहित की जाएं तो वो समाप्त कर ली जाएंगी। ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट कह रहा है भाई इन दिस सेक्शन फिक्सिशियस स्टैम्प्स मीन्स, अब ये बता रहा है कि क्या है फिक्सिशियस स्टैम्प। एनी स्टाम्प फॉल्सली purporting to be issued by the government for the purpose of denoting a rate of postage or any facsimile or imitation of representation whether on paper or otherwise of any stamp issued by government for that purpose। कह रहा कि इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्य हो कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे प्रचलित किया है या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से प्रचलित किसी स्टाम्प की कागज पर या अन्यथा अनुलिपि, अनुकृति या समरूपण हो। ये बता रहा है फिक्सिशियस स्टाम्प। कुछ समझ आया भाई बनावटी स्टाम्प क्या है? जी जी सर। भाई डाक महसूल के लिए क्या लगाते हैं हम? डाक टिकट लेते हैं, है नहीं? या फिर और प्रकार के भी स्टैम्प हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी सर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उन पर एक स्टाम्प भी लगा देती है वो पैसे के लिए। और अगर कोई ऐसी स्टाम्प बना लेता है, बना देता है उसको बचाने। और नंबर 4 कह रहा है कि इन दिस सेक्शन एंड ऑल्सो इन सेक्शन 255 to 263 both inclusive the word government when used in connection with or reference to any stamp issued for the purpose of denoting a rate of postage shall, notwithstanding anything in section 17, be deemed to include the person or persons authorized by law to administer executive government in any part of India and also in any part of Her Majesty's dominions for any foreign country। देखिए कह रहा कि इस धारा में और धारा 255 से लेकर 263 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, सरकार शब्द के अंतर्गत जब तक वह डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से प्रचलित किए गए किसी स्टाम्प के संसर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी वह या तो वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में और हर मैजेस्टी की डोमेनियनों के किसी भाग में या किसी विदेश में भी कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो। देखिए हर मैजेस्टी का भी जिक्र आ रहा है यहाँ। हर मैजेस्टी का मतलब अब तो हिज मैजेस्टी हो गया, ब्रिटिश शासन के समय पे होता। हाँ, ये ब्रिटिश शासन की कहानी है। और धारा 17 कौन सी बता रहा है? जो हमने अध्याय 2 में पढ़ी, धारा 17। वहाँ क्या है धारा 17 में?
भारत सरकार है क्या? सर स्टेट और सेंट्रल दोनों है। हाँ ना, भारत सरकार की बात कर रहा है 17 ना। तो चलिए, आपका ये अध्याय आज की क्लास में समाप्त हुआ है। अगले अध्याय के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आमना मैम की क्लास 10 बजे से होगी। आप सभी आमना मैम की क्लास में उपस्थित रहें। और नगर पालिका अधिनियम वो पढ़ा रही हैं, तो आप ध्यानपूर्वक, आपका एक लोकल एक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, चाहे वो PCJ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो HGS का एग्ज़ाम हो। ठीक है जी, तो सभी को शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय बाय। थैंक यू सर।